बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत और JUI के दरमियान वफूद की सतह पर मदारस बिल के मामले पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने JUI को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का मिसाइल जो है अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से उनके बयानात आ रहे हैं और ये बयानात आने वाले दिनों में जो हैं इसमें सख्ती आएगी। मज़ीद पाबंदियों के हवाले से मज़ीद तनकीदी बयानात और मज़ीद आप समझें कि एक पाकिस्तान पे दबाव आएगा, लाज़मन आएगा। जो सिनेरियो बन रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान पे दबाव आएगा। ये जो बात है कि अमेरिका तक को निशाना बना सकते हैं, ये तो बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है, अच्छा, वो पुतिन कह रहे हैं कि मेरे पास हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो अमेरिका कह रहे हैं नहीं, इनके पास तो जो है वो इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल हैं। और पाकिस्तान के कह रहे हैं, पाकिस्तान ने कह दिए कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, यानी अच्छा, तो इस तरह ये दबाव बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। मुख्तलिफ हवालों से जो है वो पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेंगे। और उसमें जो सबसे बड़ा दबाव है ना, वो ये है कि अगर आपका जो इंटरनल मुल्क के अंदर आप के जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो आपस में कितना जेलिन है, वो कितना समझते हैं एक दूसरे के इश्यूज़ को, एक दूसरे के मसाइल। हमारी जो एलीट है वो इस वक्त अवाम से, मतलब अवाम किसी और दुनिया में है और वो एलीट किसी और कहकशा में रहती है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के अवाम, कोई उनको इल्म ही नहीं है कि ये जो रिपोर्ट आई है कि 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोपीय यूनियन में जाने की, और ये जो कश्ती डूब रही है और लोग, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में करप्शन को लीगलाइज होते नहीं देखा। कानूनी हैसियत दे दी जाए करप्शन को। जो सोसाइटी का वॉच डॉग है मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जिस भी शक्ल का मीडिया हो, वो करप्शन को डिस्कस ना कर सके। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। सोशल मीडिया भी आप चाहे आज़ाद कर दें चाहे कुछ भी करें, वो करप्शन स्कैंडल डिस्कस नहीं कर रहे। मतलब एक पार्टी, एक सियासी जमात का एक इशू है, दूसरी सियासी जमात का ये इशू है। जो इन्वेस्टिगेटिव बड़ी स्टोरीज हैं इस वक्त हमारी, बड़ी मेजर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, वो ये हैं कि मुज़ाकरात के लिए एक टीम गई, नहीं गई, होंगे, ऐसे हुआ, एक शख्स ने कहा ये हमारे मुल्क का इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो अरूज पे है, तो इस शक्ल में है। और करप्शन डिस्कस नहीं हो रही इस दौरान, ना किसी सूबे की ना वफाक की। मतलब मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और उसमें बिजली के बिलों का क्या बना, टैक्सों का क्या बना, कि ये मतलब है कि अब ये कश्ती अगर ना डूबती, ये लोग ना, 13 साल का बच्चा मुल्क से, पासपोर्ट 13 साल का बच्चा उसमें मौजूद था जो कश्ती डूबी, वो मुल्क छोड़ के जा रहे थे, लाखों रुपया, और पता चला 50-50 लाख रुपया उन्होंने कहीं से जमा किया, और क्या हुआ, और उस पर सख्त कार्रवाई का फैसला और आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ये बात मैंने चंद रोज़ पहले कही थी कि मैं जब अभी बाहर गया था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो मुझे FIA के हुक्काम ने खुद तशवीश से कहा, मतलब एक अजीब मामला है, वो कहते हैं कि जी आप इस इशू को प्लीज़ रेस करें, क्योंकि इस एक जहाज़ में जो है वो 100 कम से कम ऐसे पैसेंजर्स लीगल वीज़ास के साथ जा रहे हैं जिनके बारे में हमें यकीन है कि ये वापस नहीं आएंगे। ये फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठ रहे हैं, लेकिन इनका वीज़ा लगा हुआ है, हम जाली वीज़ा भी नहीं है, वीज़ा ठीक है, लेकिन ये जा रहे हैं। बात यह है कि जब ये आपके मुल्क में ये जो जुमला है ना कि जिसने मुल्क छोड़ के जाना है जाए, जिसने मुल्क छोड़ के जाना है जाए, हमारी जूते की नोक पे ये जो बात हुई थी ना, वो मेरे ख्याल से एक जुमला तारीख में याद रहेगा हमेशा कि इस मुल्क की जो एलीट है उसकी क्या सोच है कि आपने क्या हुक्म देनी है, जाने तो जाए, हमारा क्या ताल्लुक है, वह हमारे तो आला औलाद पहले ही बाहर हैं सारे। और आप ये देखें कि यहाँ पर
यानी इतने लाख रुपया दे के अगर वो बच्चा जाली नहीं असल वीज़ा लगवाया ना उसने पहली फ्लाइट, तो क्या उसको कोई बताने वाला नहीं है कि बेटा इतने पैसों से कोई कारोबार भी हो सकता है, इससे आधे पैसों से भी कोई कारोबार हो सकता है, कोई आप हुनर सीख सकते हो, कोई मेहनत कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, कोई दुकान खोल सकते हो, कोई स्किल सीख कुछ कर सकते हो, मगर इतने पैसों से उसको वो कह रहे हैं कि मैंने हर हाल में जाना है। आपने उम्मीद ही कि वो होता है ना कि नहीं जी, मैं अब कई दफ़ा होता है कि बाहर आप जाए ना तो गुस्से से लोग देखना शुरू कर देते हैं। गुस्सा क्योंकि जी आप तो कहते थे कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे और ये बदमाशियाँ हो जाएगी और ये हो जाएगी, तो ये तो सारे घूम रहे हैं और ये तो अब तो मतलब है कि मतलब वो उसने उधर कलमा पढ़ लिया, वो उधर चला गया, उस पार्टी छोड़ के उसके माफ़ हो गए, इधर हो गए भाई और करप्शन डिस्कस ही नहीं हो रही मुल्क में। आप अंदाज़ा लगे, यानी मुझे नहीं पता कि आखिरी स्कैंडल कब आया था, कितने साल पहले, क्योंकि मेरे ख्याल से गंदम स्कैंडल है वो भी गायब हो गया था। करप्शन लीगलाइज हो गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। था नहीं क्यों है भाई, फिर अदालतें वो सियासी कैदी और ये और उसमें डिस्कशन फंसे हुए हैं सारे, पूरा मुल्क। कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से, कैसे होगा? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, मैं जो कहता हूँ नहीं कि ये सिस्टम फारिग हो रहा है, सिस्टम ही फारिग हो रहा है, क्योंकि ये रियासत के इश्यूज़ के साथ कंपेटेबल नहीं है, ये चल नहीं पा रहे। मुल्क कहीं और खड़ा है, दुनिया कहीं और खड़ी है, आप कहीं और उलझे हुए हैं, मतलब इधर उधर लगे हुए हैं आपस में, तो ये नहीं चल पा रहा। ये सेटअप जो है ना, इसमें आप जो मर्जी कर लें, इसमें आप जो मर्जी मुज़ाकरात, कमेटियाँ, फलाना, खाने खा रहे हैं, बैठे हुए हंस रहे हैं, मजाक हो रहा है, हंसी तक कहत इधर भी था बरतानिया में और कहत फ्रांस में भी था। यहाँ पर इंकलाब क्यों नहीं आया था? क्योंकि यहाँ जो बादशाह थे उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया था, तो यहाँ वो कुछ नहीं हुआ जो फ्रांस में। वहाँ मजाक उड़ाया था कि रोटी नहीं है तो क्या हो गया, केक खाओ। तो जब तज़हीक आप करते हैं तो फिर वहाँ पे मामलात किसी और तरफ जाते हैं। तो अपने लोगों की कदर करें, यहाँ पे जो आपके नौजवान हैं, हमारी मिडिल क्लास है, हमारे काम करने वाले लोग हैं और हमारे जो हर तबके। लेकिन ये जो है कि जी कुछ है ही नहीं, आप बात ही नहीं मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आप कहेंगे जी ये इसका, तो अगले दिन वो जो है वो खबर ही नहीं है। मतलब कितना बजट, ना कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कशन हो रहा है किसी इशू पे। अब यही नहीं समझ में आ रहा कि इंटरनेट कैसे बंद है। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, वो कह रहे हैं इस पर नहीं किया, इसने किया, वो कह रहे हैं इसने किया। वो अरबों रुपया बच्चों का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया आपका, बैठे। तो ये नहीं चल रहा सिस्टम, इसको कैसे ठीक करना है? अब ये जो दबाव आ रहा है बाहर से, आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। तो आप जो है ना, जंगें जो होती हैं ना, वो फौजें नहीं लड़ती, कौमें लड़ती हैं, मुल्क लड़ते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, सब एक होते हैं और इश्यूज़ को, अपने पेटी इश्यूज़ को एक साइड पे फेंक के, उसमें आपकी अदालतें होती हैं, उसमें आपकी फ़ौज होती है, उसमें आपकी पुलिस होती है, उसमें कौम होती है, उसमें जवान होते हैं, हौसला। ये अजीब सूरत हाल बनी हुई है। ये छोटा बच्चा मुझे कहता है कि वो, मैं उस पर देख रहा था कि ये ताकतवर क्या होता है। मैंने कहा जी ताकतवर बेटा आप हो ना। कहते नहीं, उसमें कहते ताकतवरों का फैसला। अजीब किस्म के वो सोशल मीडिया पे आप जाए ना, यूट्यूब पे, अजीब लफ्ज़ आपको नज़र आएंगे, अजीब गुफ्तगू नज़र आएगी। आप कहेंगे यार एक मिनट ये क्या है भाई। मैंने कहा बेटा आप ताकतवर हो, आप बच्चे हो हमारे। तो वो मतलब एक इतना क्योटिक माहौल है ना इस वक्त, पोलराइज था, उससे निकलना है। अब उससे कैसे निकलना है? निकलना तो है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये कंपेटेबल नहीं है। ये जो है ना, ये सारा सिस्टम, अब बाहर से प्रेशर आएगा, बातें होंगी सारी, हम क्या उलझे हुए हैं छोटे मोटे, यूँ कर दो यार, ऐसे कर दो, 5 ट्वीट हो गए, 6 ट्वीट। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि दबाव मजीद आएगा। तो वो अच्छा एक नया, इसको यहाँ रख के निकलते हैं, आगे बात करते हैं जो खित्ते के हालात हैं उसमें पाकिस्तान को यकीनन अब ये बहुत देर तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इंटरनल क्योस, इसने किसी ना कोई इसने शक्ल लेनी है आगे, और एक बेहतरी की तरफ ये जो होता है ना कि आप फंस जाते हैं एक जगह पे, तो चारों तरफ से फंदा, इसको तोड़ के निकलना है मुल्क में आगे, कि भाई इससे निकलो आगे यार, किसी तरह तो निकलो भाई, आप कुछ तो करें, आप काम धंधा लोग। अच्छा, तो इशू ये है कि 2-3 वाक़यात बड़े 24 घंटों में इंटरेस्टिंग हुए हैं। पहला तो ये हुआ है कि जो अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं गालिबन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, बारबरा लीफ और रॉजर कस्टन और डैनियल रोबस्टन, 3-4 लोगों का जो डेलीगेशन है
ये दमिश्क पहुंचा है, दमिश्क। और दमिश्क पहुंचने के बाद इनकी वहाँ पे जो मोहम्मद अहमद जुलानी या गुलानी, वो जो अपने आप को अब अहमद शरर कहते हैं, ज़ाहिर है कि वो पुराना नाम जो कि वो उसमें लिस्टों में, उन समेत दीगर जो वहाँ पर मौजूद हैं, हरकत तहरीर शाम और बाकी जो ग्रुप्स, उनसे उनकी मुलाकात होगी, अमेरिकन्स की। ये जहन में रखिए कि ये जिनसे मुलाकात होगी ये टेररिस्ट लिस्ट में है, अभी तक ये टेररिस्ट लिस्ट में हैं और इन सबके नाम टेररिज्म की में मौजूद हैं, लेकिन इनसे अमेरिका के डेलीगेशन की मुलाकात होगी। इनसे बाकी यूरोप के मुल्क भी मुलाकात कर चुके हैं। और अमेरिका ने 2000 मेरे ख्याल से 12 में शायद, ये जब 11 में तो स्टार्ट हुआ है, तो 12 में शायद अपना डिप्लोमेटिक मिशन जो है बंद कर दिया था दमिश्क में। वो अमेरिका दोबारा खोलने जा रहा है दमिश्क में, पोस्ट असद जो सीरिया है या जो भी है वो खिता है। लेकिन एक नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है, एक नई जंग जो है, जंग कह लें या तनाज़ा कह लें, मैं तो उसको शायद इसको देख रहा हूँ कि ये तनाज़ा शायद बढ़ जाए आगे। वो तनाज़ा खड़ा हो रहा है, वो तनाज़ा खड़ा इस तरह से हो रहा है कि जो पेंटागन है, पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि जो सीरिया में, शाम में जो अमरीकी फौजियों की जो तादाद 900 थी, वो असल में 900 नहीं थी बल्कि 2000 थी। अच्छा, अब ये जो उनकी तरफ से नंबर आया है सामने, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से कि ड्यूटी अनाउंसेस 2000 ट्रूप्स, कि उनकी 2000 ट्रूप्स जो हैं वो सीरिया में मौजूद हैं। अच्छा, ये तादाद 900 थी, ठीक है, और उन्होंने कहा है लेकिन कि हमारी 2000 थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट शटडाउन, चूँकि वहाँ पे एक होता है अमेरिका के अंदर, दुनिया में वैसे कहीं नहीं होता, अमेरिका में ख़ास एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता है। वो ये कि सदर और हाउस के दरमियान अगर फटा पड़ जाए बजट मंजूर कराने पे, तो फिर उसके बाद ही होता है। वो असल में बार्गेनिंग होती है, फिर इधर उधर सारा, तो वो एक फटा वहाँ चल रहा है। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मसला खड़ा हुआ है। 38 रिपब्लिकन जो हैं वो उनके अगेंस्ट चले गए हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप और मस्क एक तरफ हैं और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स, और वो उनके अच्छा खासा एक फटा अमेरिका में पड़ा हुआ है, उस पर वक्त हुआ तो ज़रा बात कर लेंगे। अच्छा, और लेकिन एक जो मैं आपको बताऊं बात, तो हुआ ये कि ये अमेरिका ने कहा है कि ये बशारुल असद के वक्त में ही ये इजाफा हो गया था फौज में। यानी अगर मैं एसोसिएटेड प्रेस की खबर देखूं तो वो ये कहते हैं कि इट डबल्ड द नंबर ऑफ सेकंड स्लाइड यूएस ट्रूप्स इन सीरिया बिफोर असद फॉल। अच्छा, जो उस इलाके में लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये फौज अब आई है, ये फौज अब आई है। और ये फौज जो है, ये पहले तो 900 थे, ये 2000 कहाँ से हो गए? ये 2000 फौज अब आई है। असद, प्रेसिडेंट असद, उनका कहना ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, कि ये पहले से मौजूद थी। लेकिन बहरहाल एक तनाज़ा जो खड़ा हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो खड़ा इस तरह से हो रहा है कि अमेरिका में उनके जो मुख्तलिफ सेनेटर्स हैं, उन सेनेटर्स ने जो है वो तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाने का मुतालबा शुरू कर दिया है। और मैं ये यूएई का जो बड़ा जरीदा है उसको मैं कोट कर रहा हूँ, द नेशनल को, कॉज माउंट फॉर यूएस टू सैंक्शन टर्की ओवर पॉसिबल इन्वेजन ऑफ कुर्दिश सीरिया। कुर्दिश सीरिया। अच्छा, जो अमेरिका है उसने ये कहा हुआ है कि ये जो कुर्द हैं जिनको वो सपोर्ट करता है, यानी जो पीकेके और जो एसडीएफ वाले, जो कि हम बहुत दफ़ा वो मैं भी दिखा चुके हैं कि एक वो येलो इलाका जो है, जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इलाका है सीरिया का, वहाँ पे वो मौजूद हैं। और उसमें दहशतगर्द पीकेके के वो सारे लोग जो कि अटैक करते हैं, जिनको टर्की जो है वो एक तवील अरसे से टर्की ये कह रहा है कि भाई ये दहशतगर्दी बंद हो। असद से भी कहते रहे, लेकिन वो पहले असद से बात करते थे, अब लेकिन ये हुआ है तो असद मौजूद था, बशारुल असद। लेकिन अब ये कि अमेरिकन उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ गए। अब अमेरिकन जो हैं वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ गए, और अमेरिकन जो हैं वो उनको मुकम्मल तौर पे वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। और इस दौरान जो है वो वहाँ पर मुख्तलिफ सेनेटर्स ने बयान देने शुरू कर दिए कि जी तुर्की जो है अगर
अंदर आता है अपने क्योंकि ये टर्की पे यहाँ से अटैक करेंगे ना, ये टर्की पे अटैक करेंगे या टर्की को तंग करेंगे, जो भी कुछ करेंगे यहाँ पे। अमेरिका ने कहा कि दाइश दोबारा जन्म ले रही है, उसका खतरा है, इसलिए हम फौज यहाँ बढ़ा रहे हैं अपनी, दाइश का खतरा है। अच्छा, दाइश के खिलाफ जो है वो अमेरिका के साथ कुर्द, इस पूरे खत्ते में अगर सबसे ज़्यादा कोई वफादार, कोई लॉयल अमेरिकन के साथ रहे हैं ये इरबिल वगैरह के इलाकों में, बहुत लॉयल, तो वो कुर्द रहे हैं। पहले तो ये हुआ कि जी कुर्दों को एक कुर्दिस्तान मिलेगा, वो तो नहीं मिला, लेकिन ये कि चले इराक में एक एडजस्टमेंट हो गई कि प्रेसिडेंट कुर्द होंगे और वो जो भी सेटलमेंट, लेकिन कुर्दिस्तान तो नहीं बन सका। लेकिन ये कि फिर ये हुआ कि जी ये इलाका जो है यहाँ पे कुर्द रहेंगे और कुर्द बैठे मौजूद हैं, सीरिया में भी मौजूद हैं, इराक में भी साथ लगता है सिलसिला उनका। दो किस्म के ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप कुछ हद तक ईरान को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप टर्की को करता है, लेकिन अभी वो मामला नहीं है, ईरान और टर्की वाला मामला नहीं है। मामला ये है कि ये जो कुर्द हैं, जो कि सपोर्ट, जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, अमेरिका के साथ वो लड़े हैं दाइश के अगेंस्ट, और फिर वो बशार अल असद के अगेंस्ट भी, और वो तो अमेरिका ने उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर दरमियान में ये हुआ कि जी कहीं ये जो है ये इनके दरमियान पे लड़ाई शुरू हो गई। फिर ये हुआ कि सीज़ फायर, यहाँ पे जो जनरल कुरिल्ला हैं जो कि सेंट कॉम को हेड करते हैं, उन्होंने शायद यहाँ पे ट्रैवल किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये सीज़ फायर की बात हो गई है, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद जो है वो ये रॉयटर्स में 10th स्लाइड यहाँ कोट कर देते हैं क्योंकि सेंसिटिव हैं, तो इसलिए मुनासिब है कि उनको मीडिया कोट किया जाए। नो टॉक ऑफ सीज़ फायर बिटवीन टर्की एंड US बैक्ड SDF इन सीरिया, यानी अब टर्की की लड़ाई हो रही है US बैक्ड SDF से, ठीक है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से, जिसको अमेरिका की बैकिंग है। यानी अब ये टर्की ये बात कह रहा है, ठीक है। और ये जो है ये वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कर्डिश लैंग्वेज में, 9th स्लाइड, US senators threaten sanctions against Turkey if it rejects Syria ceasefire proposal। इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ मुआहदा करो, इनके साथ रहो, और अदरवाइज आप पे सैंक्शंस लगेंगी। ये टर्की को मैसेज आ रहा है। अच्छा, ये मैंने आपसे ना मजबूत क़यादत है, रजब तैयब एर्दोगन जो है एक स्ट्रॉन्ग क़यादत उनकी है, और वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक नया मसला है, वो ये है कि अगर देखें टर्की ने तो जाना है, टर्की तो अपने खिलाफ दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेगा, और अगर टर्की के सर के ऊपर आप एक ऐसे फोर्स को बिठा देंगे कि जो टर्की के अंदर टेररिज्म करती रहे, तारीख है, ये नहीं कि सारे कुर्द करते हैं, कुर्द बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त कुर्द कौम है, और जो टर्की है वो भी तो कुर्दों को सपोर्ट करता है ना एक, लेकिन यह है कि वो जो PKK वाला फैक्टर है ना, वो जो 80 से कब से वो यहाँ से टेररिज्म फैलाता है। अच्छा, अब आज का जो डेली सभा है टर्की का, उसमें एक उन्होंने अदारिया लिखा है, ऑपेड, वो ये है कि जी ये जो कुर्द हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इनको इसराइल भी कूद गया बीच में। इसराइल और क्या चाहेगा, देखिए ना, इसराइल और क्या चाहेगा कि उसका फुटप्रिंट एक तो गोलान पे है, और एक वो जो कुर्द हैं जो कि टर्की के अगेंस्ट हैं, और अमेरिका जिनको सपोर्ट कर रहा है तो इसराइल उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो डेली सभा जो है उसने एक आर्टिकल ओपेड लिखा है आज, बड़ा इंटरेस्टिंग, इज इजराइल नेक्स्ट टारगेट टर्की, क्या इसराइल का जो अगला टारगेट है वो टर्की होगा। ये बड़ा अखबार है टर्की का, उसमें पॉइंट वो बड़ा इंटरेस्टिंग रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इसराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं और उसकी लाइकली सपोर्ट जो है PKK ऑफशूट की इसकी, वो अनकरा के लिए अलार्मिंग है, और टर्की गवर्नमेंट इसको ऐसे देख रही है कि ये जो एक्सटेंशियल थ्रेट है अब टर्की के लिए, और इसमें जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि PKK के टेररिज्म को टर्की बर्दाश्त करेगा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं इसराइल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर YPG वेदर थ्रू अमेरिका और अदरवाइज विल मेक इट एनिमी ऑफ टर्की। इफ इसराइल क्रॉसेस टर्कीज रेड लाइन आइदर इन सीरिया और एल्सवेयर, टर्की विल लाइकली टेक अ वॉर स्टैंस। मतलब टर्की जो है वो, उनका ये कहना है कि भाई इस वक्त इसराइली समझ रहा है कि शायद हिजबुल्लाह कमज़ोर है, इस वक्त जो है वो
हमास कमज़ोर है, बाकी कमज़ोर हैं, तो बेहतर ये है कि इसको आगे तक ले जाओ। और जो अमेरिका उनकी सपोर्ट खुल के कर दी अमेरिका ने अब, तो इसलिए कि हाँ, आपकी सपोर्ट करो, आपको तो हम तो अमेरिका के साथ हैं और हम अपने फौजी भेजते हैं उधर उनकी मदद के लिए, और ये और तुर्की के। अच्छा, अब ये है कि वो कहते हैं दिस पीस आर्ग्यूज दैट दिस इज, अच्छा एक बात वो फिर इसमें क्लियर करते हैं कि इसराइल का न्यूक्लियर वेपन्स हो, नो वन नोज के टर्की के अपने मिलिट्री डेपोज हैं, और पूरा ये जो बयान है, वो ये जो ओपेड है, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि वॉर जो है ये वेपन से नहीं होती, स्ट्रेटेजिक माइंड होता है आर्मीज का, और रेडीनेस टू डाई फॉर देयर ऑनर एंड होमलैंड, ये टर्की की तरफ से। और लेट्स होप कि देयर विल बी नो मोर वॉर्स बट पीस इन द रीजन एंड दैट एवरी स्टेट विल नो इट्स बाउंड्रीज। अच्छा, यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो देखें, अब ये सिचुएशन पेचीदा से पेचीदा तर होती जा रही है। अच्छा, पेचीदा से पेचीदा तर इसलिए इस तरह हो रही है, इसको ज़रा समझ करें कि टर्की ने यहाँ से बशार अल असद को हटाया कि ये एक थ्रेट ख़त्म हो, और जाहिर है कि जो उनके स्ट्रेटेजिक मामलात हैं टर्की के, वो पाइपलाइंस और बाकी जो भी कुछ है, तो ये आगे मौसूफ, ये जो मौसूफ आके बैठे गुलानी, इनसे मिलने के लिए अमेरिका डायरेक्ट पहुँच गया टर्की को साइड पे करके, और अमेरिकन डायरेक्ट पहुँच गए कि ये कोई इशू नहीं, हम वो जनाब गुलानी साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और ये जो है ये टेररिस्ट लिस्ट पे हैं। और साथ ही जो है वो अमेरिका ने कहा कि हमारी तो 900 ट्रूप्स नहीं थी, हमारी तो यहाँ पे 2000 ट्रूप्स थी। और साथ ही जो इजराइल है उनकी तरफ से सिग्नल जा रहा है टर्की में कि जी इसराइल उनकी सपोर्ट के लिए पहुँच गया, कि जी अमेरिका है तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब यहाँ हाथी कौन है इस दुनिया में, ये एक अलग सवाल है, इस वक्त कितने हाथी हैं क्या है, मगर उन्होंने कहा वो उधर पहुँच गए। अच्छा, अब इसमें इस पूरे सिनेरियो में टर्की, अच्छा अब देखें ना वो जो पाइपलाइंस हैं, देखें ना गैस का हब टर्की का, तो टर्की तो गैस का हब, टर्की में इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले बात की, टर्की को पता है कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, तो टर्की ने मतलब एक तो था कि ईरान इराक सीरिया पाइपलाइन, एक था कतर सीरिया, कतर सऊदी अरेबिया जॉर्डन आगे, ठीक है, सीरिया, और फिर उसके बाद यूरोप तक। भाई यूरोप ये मंडियों का है ना, ये कहीं एलएनजी और कहीं निकलेगी भी तो सही ना, कहीं इसकी मार्केट भी तो होगी ना। लेकिन उससे पहले एक ऐसा था जिसमें जो रशिया चाह रहा था नॉर्थ स्ट्रीम नॉर्थ, जो कि तबाह हो गई यूक्रेन अभी पिछले साल 2 साल में, और उससे पहले साउथ स्ट्रीम जो कि वो 2014 के बाद, जिसमें काम खुद ही पुतिन ने रोक दिया और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। लेकिन उसका नॉर्थ स्ट्रीम रोकने का टर्की को फ़ायदा हुआ, क्योंकि टर्की का जो दूसरा नेबोगो जो प्लान था वो अज़रबैजान से लेके आगे तक डायरेक्ट, जिसका हम जिक्र करते रहे हैं, जो कि असल में साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन के मुकाबले में था। लेकिन ये हुआ कि फिर रशिया ने कहा कि ठीक है, मतलब है कि अगर वहाँ से नॉर्थ स्ट्रीम तबाह हो गई है और इस साउथ स्ट्रीम का दब गया प्रोजेक्ट सारा, तो ठीक है हम टर्की को हब बनाएंगे। ये प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि टर्की के थ्रू ही जाए, लेकिन ये कि ज़ाहिर है गैस तो जाए यहाँ से और आगे यूरोप तक गैस पहुँचे। दरमियान में ये सारे वाक़यात हुए और ये सब, अब जनाब अमेरिका वहाँ पहुँच गया और अमेरिका ने बात शुरू कर दी। लेकिन ये अब एक नई डायनामिक्स जन्म ले रही है। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया बयान दिया। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो के साथ जो है वो गवर्नमेंट उनकी हिल रही है, आज वो अपनी कैबिनेट का रिशफल कर रहे हैं, वो क्या होता है क्या नहीं होता वहाँ पे, अजीब से होता है। अच्छा, खुद घर पे भी अजाब खड़ा हो गया है ना, रिपब्लिकन जो हैं उन्होंने वो इन्होंने और मस्क ने जो एक और इलॉन मस्क का एक प्लान था कि भाई इस तरह से गवर्नमेंट को रन किया जाए, शटडाउन की तरफ ना जाए, वो बिल उड़ गया। मतलब ये बड़ी अजीब बात है। वो रिपब्लिकन्स जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ चले, 38 रिपब्लिकन जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मर्जी के ख़िलाफ़ वोट डाल दिया। और जो उधर गरीब स्पीकर है बेचारे माइक जॉनसन, तो माइक जॉनसन बड़ी शरीफ आदमी है। वो जो स्पीकर है ना हाउस के, उनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, मतलब 219-215, मतलब अजीब किस्म की मेजॉरिटी है, 219-215, 4 की मेजॉरिटी है इधर उधर। तो वो हाउसेस पे कंट्रोल तो है हाउसेस पे, लेकिन कंट्रोल देखे ना कैसा है, 219-215। और इधर से वो 38 लोग जाके उधर मिल गए, उन्होंने तो अजीब वो बिल हुआ ही नहीं मंजूर, तो वो उस पर ट्रम्प गुस्से में। और ये जो बेचारे हैं माइक जॉनसन, इनका फ्यूचर जो है, क्योंकि इनका था कि शायद मुझे अभी मेरे ख्याल से 3-4 तारीख को जब दोबारा से ये कांग्रेस अपना ओवरटेकिंग वगैरह होगी कांग्रेस की, अभी जनवरी की शुरू में ही,
तो इनका था कि मैं शायद स्पीकर दोबारा बन जाऊँ, स्पीकर की पोस्ट, लेकिन अब इनकी पोस्ट हिल गई पूरी, क्योंकि इनका तो कंट्रोल ही नहीं है रिपब्लिकन। फिर ट्रम्प कहता है बस करो, जो करना है करके दिखाओ, मतलब जस्ट डू इट, जैसे भी करना है। तो वहाँ पर एक इंटरनल, लेकिन वो क्या जो है, अच्छा ये जो शटडाउन है ना, ये अच्छा नहीं होता। ये ट्रम्प के पिछले दौर में अमेरिका में ही होता है वैसे शटडाउन, पूरी दुनिया में हुकूमत बंद हो जाती है, मतलब मिलियंस, कई मिलियन लोग घरों को चले जाते हैं, उनको तनख्वाही नहीं मिलती, काम डिले हो जाता है, म्यूजियम बंद हो जाते हैं। 35 दिन का शटडाउन हुआ था जो ट्रम्प के पिछले दौर में, मगर एक उनका फिर बार्गेनिंग होती है, फिर बैठते, फिर वो मुल्क चलता है, बजट रुक जाता है बीच में, ये मुंबई बजट के दिनों में होता है फटा। एनीवे, अब इसमें इशू जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले और से ये चल रहा है ना सर, गैस मामला, ये यूरोप के अंदर। अब ट्रम्प ने उधर तो झटका दिया कनाडा में, दूसरा झटका दे दिया पूरे यूरोप को, और ये कहा कि आपने अगर ये थोड़ा सा हम इसको चंद सेकंड लेते हैं और उसके बाद जो है वो ट्रम्प कहते हैं कि यूरोप को आइंदा जो गैस और ऑयल लेना है वो अमेरिका से लेना है, वरना यूरोप के मुल्कों पे पाबंदियां लगेंगी। ब्लूमबर्ग, ये भूल जाओ, ये मशरिक़ वस्ता के मुल्क, ये ब्लूमबर्ग 15वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं और फिर ब्रेक पे जाएं। ये ट्रम्प थ्रेटन्स टैरिफ इफ EU doesn't buy more US oil. Guardian, Donald Trump tells EU to buy more US oil and gas or face tariffs. अब मसला ये है कि अगर अच्छा, एक रिपोर्ट ये कह रही है बाइडेन की कि अगर अमेरिका का जो LNG और ऑयल यूरोप ने लिया तो अमेरिका के अंदर अपनी कीमतें बढ़ जाएंगी। ट्रम्प कह रहे हैं नहीं, इधर से ही लेंगे, आप यूरोप का जो भी मुल्क है वो हमसे लेगा, वरना हमारे टैरिफ उसमें भी लगेंगे। तो जो बाकी पाइपलाइन रशिया और मिडिल ईस्ट और कतर और इधर से वो सारा जो प्लान था, वो ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, इधर से लेना है तो अमेरिका से लेना है, इस में रखना, वरना जो किसी और मुल्क से लेगा उस पर भी टैरिफ लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि ब्रिक्स का मेंबर, ये नहीं, जो हमसे ऑयल नहीं लेगा उस पर भी टैरिफ लगेंगे। तो ये अब दुनिया अपने आप को तैयार कर रही है आने वाले दिनों में, जंगें, पाबंदियाँ, टैरिफ, सफरी, मतलब देखिए ना, टर्की जो है वो अभी क्या प्लान हुआ है सारा, और उधर अमेरिकन आके मिल रहे हैं तहरीर हरकत तहरीर शाम के साथ, और उनसे कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब की जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये मुल्क की मईशत को भी मुतासर कर रहा है? देखिए, MNAs, MPAs, बल्दियाती नुमाइंदे और बाकी जो मुल्क में जो तबका, वो आवाम के साथ अच्छा होता ये ना कि जी हमने यहाँ जाएंगे, क्यों जा रहे हैं भाई, इसलिए जा रहे हैं यहाँ से वोट लेने। हम यार कल को क्या मुँह दिखाएंगे वोट अगर हमने यहाँ पे तरह के, ये हमेशा ऐसे ही होता है सारी दुनिया में ऐसे। इस बार ये कुछ अजीब सा मामला हुआ है ना, इलेक्शन में हुआ कुछ अजीब सा मामला है, उसके रिजल्ट्स का कुछ पता ही नहीं, कौन जीता है, कौन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या तो वो अपने इलाकों में क्या करें, कैसे करें, वो एक अजीब गुफा हुआ है इलेक्शन के बाद से, जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा। या तो इधर जाए मामला या उधर जाए, ठीक है ना। अब वो जो ओनरशिप है वो इस पूरे अरेंजमेंट की, वो भी मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप जाए, वो कहते हैं जी हम तो बस हैं यहाँ पे। देखिए ना, अगर ऐसी बातें होने लगे कि गाड़ी की डिग्गी में बंद है अरकान असेंबली, ये कोई बातें करने वाली, मतलब अजीब सा एक मामला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको मैं ठीक करना पड़ेगा मामलात को। मुस्लिम लीग नून आगे बढ़े, पीपल्स पार्टी की क़यादत बढ़े, मौलाना साहब आगे बढ़े, पॉलिटिकल तबकात आगे बढ़े, हमारे मुख्तदर हल्के आगे बढ़े, कोई अदालत मतलब कुछ बढ़ के इसको आगे निकालें, इससे आगे निकलें, क्योंकि आगे मसाइल हैं बहुत से, और अवाम ने क्या गुनाह किया हुआ है, उनके ऊपर सारा मलबा ये गिर रहा है बच्चों पे हमारे। एनीवे, ये जो है ये इसको अच्छा, अब आप देखें कैसे अजीब सिनेरियो बन रहा है कि उधर जो है वो ट्रम्प कह रहे हैं कि जी ये हमसे ऑयल एंड गैस लेंगे, उधर जो है वो ट्रम्प रिपब्लिकन्स के अंदर है इशू, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो ये मतलब है कि अंदर एक जाहिर है कि एक मामलात उनके रिपब्लिकन, लेकिन ट्रम्प मज़े के साथ वो आ रहे हैं अपने वो अच्छा। और ये जो सीरिया में साबिका सीरिया, ये अब तो वो कई हिस्सों में तकसीम हो गया, तो उसको पता नहीं सीरिया भी कहना चाहिए, लेकिन अभी तक चूँकि लेकिन एक इलाके में इधर उधर। अच्छा, अब एक हैं उनके जॉन नीली कैनेडी, ये रिपब्लिकन सेनेटर है, ये कैनेडी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये
जॉन एफ कैनेडी नहीं है, जॉन नीली कैनेडी इनका नाम है, NEELY, जॉन नीली कैनेडी। अब जॉन नीली कैनेडी जो हैं ये रिपब्लिकन लॉयर हैं, रिपब्लिकन सेनेटर हैं, और मैंने आपसे कहा ना कि वो अब MSN न्यूज़ ये कह रही है कि जी लीव द कर्ज, 7 स्लाइड हम दिखाएंगे, लीव द कर्ज अलोन, जॉन कैनेडी डिलीवर स्टर्न वार्निंग टू टर्किश प्रेसिडेंट फ्रॉम सेंट्रल फ्लोर। भाई इशू ये है कि कुर्दों का मामला नहीं है, मामला है PKK का, कि PKK एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये PKK के ऊपर कई दिहाइयों से ये कोई आजकल का इशू नहीं है, ये इवन दाइश के आने से भी पहले एक इशू था, जो कि टर्की का बड़ा जेन्युइन इशू रहा है। ये धमाके शमाके नहीं, अभी वो टेररिस्ट कार्रवाई और ये सारे। अच्छा, अब ये अमेरिका इनकी हिमायत कर रहा है, और साथ ही ये कि अगर करेंगे तो ऐसे होगा, और ये अच्छा साथ ही वो पहुंच गए जुलानी साहब की हिमायत के लिए कि जी यहाँ पे एम्बेसीज, हम भी अमेरिकन एम्बेसी खुल रही है, यूरोप की खुल रही है, कई खुल रहे हैं, और तो और ये भी बात चल रही है कि इसराइल भी शायद एम्बेसी खोलते अपनी इसमें, यहाँ पे खोल दे, वरना इरबिल वार में कुर्दिस्तान में खोल दे। मतलब ये इसराइल नेतन्याहू, देखें जितनी जंगें फैलेंगी ना, तो इसराइल तो लार्जर वॉर, पूरा टर्मोइल, वो तो ग्रेटर वॉर चाहता है ना कि जल्द से जल्द। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें आप सिनेरियो कि इसमें वो ये अचानक कहना यूरोप से कि जी आपने गैस और ऑयल अमेरिका से लेना है, अमेरिका से लेना है, वरना आपके ऊपर टैरिफ्स आ जाएंगे। रशिया से भी नहीं लेना, मिडल ईस्ट से भी नहीं लेना, अमेरिका से लेना है। अमेरिका में अगर आप यूरोप को सप्लाई शुरू हो गई तो अमेरिका में कीमतें शूट कर जाएंगी। ट्रम्प कहते करें, लोग करते हैं ना, मतलब गाड़ियों में क्यों घूमते हैं, पैदल चलें, साइकिल पे चलें, मतलब कुछ और करें, या इस किस्म की कोई बात। तो वो उन्होंने बाइडन की जो रिपोर्ट थी कि भाई हम, क्योंकि जब पाबंदियाँ लगी थी ये जंग के बाद, तो बाइडन इंतजामिया ने पूरी एक रिपोर्ट बना के दी है कि भाई अमेरिका इसलिए नहीं दे सकता अपना ऑयल एंड गैस यूरोप को कि हमारी अपनी ज़रूरियात ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए, और फिर ये जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उनको ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए। आपको पता है ना, ये जो आप यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इसमें पानी भी इस्तेमाल होता है, पीछे पानी पिया जाता है। जो जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, उस पर ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिसिटी, वो तो कहते हैं न्यूक्लियर पे चले जाएंगे, पानी भी कंज्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो ये इतना आसान नहीं है ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और चिप्स और ये और वो सारा जो माइक्रो चिप्स और कंडक्टर्स। एनीवे, इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स और इलेक्ट्रिसिटी और ये, और इसीलिए वो कह रहे हैं न्यूक्लियर पे हम जा रहे हैं। बहरहाल, अब इशू ये कि उन्होंने कहा कि जी हम सारा अगर दे देंगे तो हमारी अपनी ज़रूरियात कम हो जाएंगी। अब वो ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, ये तो इसका मतलब तो ये कि ये फिर सारे वहीं से ख़रीदेंगे, तो फिर एक मुल्क और इसमें। अब देखिए ना, मुल्क अपने आप को तैयार कर रहे हैं। टर्की ने क्या काम किया, प्रेसिडेंट उर्दू, जो मैं कहा था ना पहले 24 घंटों में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कौन सी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कौन सी हो सकती हैं। तो एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की डॉक्टर यूनुस से हुई बांग्लादेश में, ठीक है, तो और बड़ी गर्मजोशी से गले मिले। अब उसकी ज़ाहिर है एक तो, अब लेकिन ये भी है कि ज़ाहिर है गले मिले और बड़ा अच्छा वो गले मिले। भाई वहाँ पहले एक तो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और दूसरा ये कि ख़वातीन वज़ीर आज़म रही हैं, तो उनसे तो इस तरह से नहीं मिला जा सकता था, तो गर्मजोशी से मिले शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो मुलाकात इंपॉर्टेंट हुई है, वो हुई है टर्किश प्रेसिडेंट की और ईरान के प्रेसिडेंट की। ये बशारुल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद दोनों की वन पहली मुलाकात। पहले जो है वो टर्की के डिप्लोमेट जा रहे थे, वो गए, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उर्दुगन ने ऐलान किया कि मैं खुद जा रहा हूँ, तो वो भी गए, और फिर उनकी और ईरानियन प्रेसिडेंट की आपस में वन मुलाकात हुई। एलामिया छोटा सा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना बज़ाहिर लग रहा है ना कि तुर्की और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी, उतनी कशीदगी है नहीं। मतलब काफ़ी मामलात पे अंडरस्टैंडिंग है टर्की की और ईरान की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस दौरान धुन के रख दिया है यूक्रेन को पुतिन ने।
मतलब इतने मिसाइल कीव के ऊपर आज गिरे हैं कि वो उनकी 5-6 एम्बेसीज वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचा है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट पुतिन ने, मेरे ख्याल से बहुत बड़े अटैक्स प्रेसिडेंट पुतिन ने शुरू कर दिए यूक्रेन पे इसी दौरान, और उन्होंने वहाँ इंगेज कर लिया। और साथ ही उन्होंने, अगर आप उनका मीडिया देखें तो उन्होंने तास ने जो बैनर उनकी रशिया की, वो ये कि 19th टर्किश प्रेसिडेंट कॉल्स ऑन वेस्ट टू स्टॉप इसराइल इन सीरिया बिफोर इट्स टू लेट। देखिए अभी मैंने आपसे कहा ना प्यूटिन, इस ये भी खेल खुलेगा, ये खुल रहा है खेल। रशिया फॉरन उर्दुगन के साथ, उर्दुगन रशिया के साथ। मैंने आपसे कहा ना ये असद तो एक लाइबिलिटी बना हुआ था सबके लिए, ये इवन रशिया के लिए भी लाइबिलिटी। अब ये कि उर्दुगन ने उधर से बात की, ये ट्रूप्स इधर आ गए, प्रेसिडेंट उर्दुगन और ये ईरान ऑन बोर्ड है। अच्छा, इस फड्डे में इसराइल जो है वो समझ रहा है कि शायद हम इसको मजीद कुछ करेंगे, लेकिन अगर ये देखें ना हुतीज ने फिर मिसाइल दागे, जो ये हिजबुल्लाह के साथ जो भी कुछ हुआ वहाँ पे, जो कुछ हुआ ये हमास के साथ आया, ये टर्किश आर्मी से अगर पंगा ले लिया ना इसराइल ने, अगर टर्क इसमें दरमियान में आ गए ना बीच में, एक तो मुझे नहीं पता इसराइल का क्या बनेगा। ये जो यरूशलेम है ना जी, ये सल्तनत उस्मानिया के पास था, सल्तनत उस्मानिया के पास था आज से 100 साल पहले तक। बहरहाल उसके बाद फिर जॉर्डन बना, तो जॉर्डन हाशमी ख़ानदान है वो देखता है वो मस्जिद अक्सा की, लेकिन उससे पहले ये सल्तनत उस्मानिया के पास था। तो जो तुर्क है ना वो उनका एक, और वैसे भी आपको पता है ना दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ड्रोन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत बड़ी शामत आएगी इसराइल की अगर उसने टर्की को, इसमें टर्की को ये समझा कि टर्की जो है वो, और ये उस वक्त फिर अभी सारे महाज बंद नहीं हुए, ये जहन में रखें आप, सारे महाज अभी ओपन है, खुले हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने ओपनली कहा है कि हम सिर्फ उस वक्त बात करेंगे जब पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाएगी। ये सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी उन्होंने ओपनली, जो विजिट हुआ है 1-2 दिन पहले। और ये जो है ये अच्छा मैंने बात की थी ना सेंटकॉम की, तो उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। ये कर्दिश प्रेस को मैं कोट कर देता हूँ, 6, ये नॉर्थ प्रेस एजेंसी, ये कर्दिस्तान की है। तो जनरल कलीला के हवाले से उन्होंने 6 स्लाइड कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सीरिया को विज़िट करके वहाँ पे उन्होंने कहा था कि, और फिर उसके बाद ये जो है वहाँ पे जो STF के कमांडर हैं, कर्द प्रेस है उनका, ये भी वहीं पे काम करती है एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी, तो उनके कमांडर जो हैं मजलूम कोबाने, उन्होंने जनरल एमनेस्टी दायरे ज़ोर के लिए अनाउंस की थी। ये वो इलाका है जो दूसरे एनीवे। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल 4th US fears मिलिट्री बिल्डअप बाय टर्की सिग्नल्स प्रिपरेशन फॉर इनकर्जन इनटू टर्की। यानी इशू ये है सारा कि क्या टर्की और इजराइल का फड्डा है या PKK पे कोई कॉम्प्रोमाइज। टर्की ने कहा हमारा कोई सीज फायर नहीं हुआ, हम लड़ेंगे, ये टेररिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं सीज फायर तोड़ा तो सैंक्शन लगेंगी आप पे। उधर एक मुल्क और डरा हुआ है बेचारा गरीब बीच में, वो कह रहा है कि ये इधर ही कहीं उलझे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक तो इंडिया भी इधर तैयार है ना, इंडिया भी तैयार है। अभी इंडिया ने कैसे भुगतना है ये भी एक देखना है कि ट्रंप अभी तो गुडी गुडी सारा चल रहा है ना, अभी तो एक बात अच्छा उनसे कर रहे हो हमसे कर, मतलब इंडिया ने अपना एक अच्छा मूव किया है कि उन्होंने 3.5 साल बाद अपना डिप्लोमेटिक जो उनका जो एम्बेसी है वो नॉर्थ कोरिया में खोलने का फैसला कि ये कोविड के दौरान बंद कर, नॉर्थ कोरिया, साउथ नहीं, नॉर्थ कोरिया में। उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक मूव है हमारी, ऐसे करके हम नज़र रखें इंडिया चाइना क्या कर रहा है सारा, लेकिन इंडिया भी फासन, क्योंकि देखिए ना लोगों का रिएक्शन किसी और तरह से होता है। अगर आप बरतानिया में कह दें तो वो बताएं कि लोग किसी और तरह रिएक्ट करेंगे। पाकिस्तान में आप देखें रिएक्शन आया है तो लोगों ने किसी और, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कोई बात करें कोई उल्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सारे चाइना हॉक्स हैं। तो ये है कि अब इसमें मेरा कहना है कि हमें तो फासन अपनी बेल्ट्स, क्योंकि आपने आस पास अब देखे ना मुल्क किस तरह से मजबूत क्या आदतें हैं, आपस में कैसे बात कर रही हैं, ये हंसी मजाक करके और उस वक्त अटकेलियाँ करके डिप्लोमेसी का टाइम भी नहीं है। आपको कि कहाँ पे आपने किस तरह बात करनी है, कैसे मैसेज कन्वे करना है, कैसे आगे चलना है, लड़ाई भी ना हो, बात भी चले आगे, अपने मुल्क के अवाम को कैसे, तो ये बातें होंगी आने वाले दिनों में। ये मेरा ये बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया, आने वाले दिनों में इससे सख्त बयान भी दे सकते हैं और आ भी सकते हैं, और टैरिफ ये पाबंदियाँ आयद भी हो रही हैं मुल्कों पे होंगी। सवाल ये है कि हमारा इंटरनल
टर्मोइल और क्योस जो है, जो मैन मेड क्राइसिस है, वो चूंकि ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में ये और बढ़ा है, और अगर इसको हम और बढ़ाएंगे तो फिर उसके नतीजे में अच्छा नहीं होगा मुल्क। इसको आपस में बैठ के मसले को हल कराएं। जो मुल्क, और एक और मुल्क मैं सिर्फ बात कर दूँ, वो है जापान। इंडिया पे प्रेशर है कि जापान दरमियान में फंसा हुआ है, क्योंकि वो देखिए ना, एक 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, उधर जो है वो साउथ कोरिया के अंदर एक क्राइसिस है। अच्छा, उनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर एबे थे, उनकी टर्म से अच्छी बन गई थी, उन्हें गोल्फ खेलना आता था। ये जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, गोल्फ खेलना नहीं आता। अब ये बहुत बड़ा मसला है ना, ये भी तो मसला है, गोल्फ खेलना नहीं आता। उधर ट्रंप आ गए। वो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत ज़बरदस्त गोल्फ खेलते थे, तो वो गोल्फ खेलते खेलते, तो मेरे ख्याल से सब अपने अपने मुल्कों में इधर गोल्फ खेलना तो प्रैक्टिस तो शुरू कर दें। जी, अगर ट्रंप से इतने ताल्लुकात रखते हैं, ये काउंट होता है। वो गोल्फ लेके ना वो शुरू हो गया था उनके जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे उनके पहले। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।